हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें मैंने अपनी सारी स्टोरीज को कंपाइल किया है। अपनी सारी स्टोरीज का कलेक्शन मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है स्वीट सासू माँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे रानी, ओ रानी, सो रही हो क्या अभी तक? रानी की जेठानी जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन में खड़े होकर। रानी यानी मैं। तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी मैं आ गई। जेठानी बोली, रानी तुम्हारा नाम रानी है, तुम सच की मुझ की रानी नहीं हो। मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना, तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई, जगह नई है ना, और मन में थोड़ा डर था कि सुबह आंख नहीं खुली तो क्या होगा। इसी चक्कर में सचमुच में मेरी आंख नहीं खुली। सॉरी दीदी, मैं अभी तुरंत तैयार होके आती हूँ, मुझे बस 5 मिनट का टाइम दीजिए। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर हाँ का इशारा कर दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया और चली गई तैयार होने के लिए। माँ जी के जाने के बाद मैंने रजनी दीदी से पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो, इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं थारे जेठ जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मुझे सुनकर थोड़ी हंसी आ गई। मैं कुछ बोली नहीं और चुपचाप रजनी दी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थी। वो मुझे देखते ही बोली कि अरे यह कैसे बहू आई है? ससुर जी को सामने खड़े हैं और ये यहीं बैठी है, इसे जरा भी लाज शर्म है कि नहीं? ससुर जी के सामने आके सीधे ऐसे ही बैठ गई, इसे तो अक्ल ही नहीं। मुझे उनकी कुछ भी बात समझ ही नहीं आई। मुझे यह समझ ही नहीं आया कि मतलब। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है ना, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी नई नई है, यहाँ के अनुसार ढलने में कुछ तो टाइम लगेगा ही ना। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में लेकर चली गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने मार्केट गई। राहुल का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर चला गया बात करने के लिए। साड़ी की दुकान पर मैं बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे। पहले एक बार खांसे, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो, बहुत खांसी हो रही है इन्हें। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है ये, कुछ शर्म लिहाज है या नहीं इसे? दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ साड़ियों की दुकान पर क्या लेने आए हैं मामा जी? मैं घबरा गई और घबरा के दुकान से बाहर निकल आई। एक लंबा घूंघट करके चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आए और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज़ चलाने लगे। मैं चुपचाप उन्हें ऑब्ज़र्व कर रही थी कि कहीं ये ज़्यादा गुस्सा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही तेज़ी में गाड़ी चलाए जा रहे थे। गाड़ी की इतनी स्पीड देखकर मैंने धीमी आवाज़ में बोला, आप गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट न हो जाए, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे चलाइए ना प्लीज़। और भीतर ही भीतर मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन खैर हम किसी तरह घर पहुँचे। हम घर पहुँचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई,
देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर। तभी रजनी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं पहचानती ठीक से, और ये कैसे जानेगी। माँ जी जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चल रही है इस रजनी की भी। राहुल सबकी बात काटते हुए कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहती है हमेशा, तो ये मामा जी को कैसे पहचानेगी बताओ तुम ही। और माँ आज मामा जी के फ़ोन पर तुमने पूरे घर की शांति भंग कर दिया है, और ये वही समाज है जिसने सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। तभी पिताजी और जेठ जी ने भी राहुल को ही सपोर्ट करते हुए उसकी तरफ से ही बात कही। सासू माँ सबकी बातें गौर से सुन रही। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों को अपनी मर्यादा का पता है। मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। मैं माँ जी की बातें गौर से सुन रही थी, वे हमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रही थी कि हमें किस वक्त पे कैसे बिहेव करना चाहिए। तो माँ जी की इन बातों को मैंने गांठ बांध ली, और मुझे भी पता था कि किस वक्त पे कैसे बिहेव करना चाहिए। वो तो बस मैं मामा जी को पहचानती नहीं थी। इसके बाद माँ जी ने मुझे और रजनी दीदी को गले से लगा लिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है ये कैसी सच्चाई। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले लड़के की नज़रें अचानक एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उसने देखा कि वो बुजुर्ग पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए चल रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो दंपत्ति एक खाली जगह देखकर बैठ गए। कपड़ों के पहनावे से वो गरीब ही लग रहे थे। तभी ट्रेन के आने के संकेत हुए और वो चाय वाला अपने काम में लग गया। शाम में जब वो चाय वाला वापस स्टेशन पर आया तो देखा कि वो बुजुर्ग दंपत्ति अभी भी उसी जगह बैठे हुए हैं। वो उन्हें देखकर कुछ सोच में पड़ गया। देर रात तक जब चाय वाले ने उन बुजुर्ग दंपत्ति को उसी जगह पर देखा तो वो उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, और बाबा आप सुबह से यहाँ क्या कर रहे हैं, आपको जाना कहाँ है। बुजुर्ग पति ने अपने जेब से कागज़ का एक टुकड़ा निकालकर चाय वाले को दिया और कहा, बेटा हम दोनों में से किसी को पढ़ना नहीं आता। इस कागज़ में मेरे बड़े बेटे का पता लिखा हुआ है। मेरे छोटे बेटे ने मुझसे कहा था कि अगर भैया आपको लेने न आ पाए तो किसी को भी ये पता बता देना, आपको सही जगह पहुंचा देगा। चाय वाले ने उत्सुकतावश जब वो कागज़ खोला तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसकी आंखों से एकाएक आंसुओं की धारा बहने लगी। आखिर क्या लिखा हुआ था उस कागज़ में जिसने उस चाय वाले को इतना परेशान कर दिया। पता है उस कागज़ में क्या लिखा हुआ था? उस कागज़ में लिखा हुआ था कि कृपया इन दोनों को आपके शहर के किसी वृद्धा आश्रम में भर्ती करा दीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, धिक्कार है ऐसी संतान पर। इसके बजाय तो बांझ रह जाना कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। इससे ज़्यादा सुखी तो वो इंसान होता है जिनके बच्चे ही ना हो। अपने माँ बाप से यदि आप प्यार करते हैं
तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये बात उन बच्चों तक भी पहुंच सके जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? ये स्टोरी कम, जीवन की सच्चाई ज़्यादा फील होती है, तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है रिश्तों की जमा पूंजी। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। ये बैंक अकाउंट का पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों को ज़िंदगी में खुशी का कोई मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं और अब ये पासबुक मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इसे खूब संभाल कर रखना और अपनी हर खुशी को इसमें रिकॉर्ड करते जाना। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया हुआ गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगा और उसे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा लगा कि अपनी हर खुशी में एक डिपॉजिट करना। इससे फंड भी बढ़ेगा, अकाउंट बैलेंस भी बढ़ेगा और खुशियाँ तो बढ़ेंगी, वो तो साथ में बढ़ेंगी ही। बेटी ने ससुराल पहुँचने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इनमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये जमा कर दिए। आज पहली बार साथ में शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये जमा कर दिए। जब हस्बैंड का जन्मदिन है तो चलो आज 800 रुपये जमा कर देते हैं अकाउंट पे। आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए फिर 800 रुपये जमा कर देते हैं। ऐसा करते करते उस पासबुक में एंट्रीज भी बढ़ती गई, अमाउंट भी बढ़ता गया और उस अकाउंट में काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को दोनों का कई साल बीत जाने के बाद काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन कुछ सालों के बाद अचानक दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में अचानक से ही छोटी मोटी नोक झोंक होना शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। फिर दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे के साथ खुश नहीं रहने लगे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, अब मैं इस शादी में और आगे जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डिवोर्स लेना चाहती हूँ। अब मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। उधर पति भी कहने लगा, मैं भी इससे तंग आ चुका हूँ, परेशान हो गया हूँ। इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी डिवोर्स चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो, अलग रहना चाहते हो, डिवोर्स लेना चाहते हो,
तो अलग हो जाना, लेकिन याद रखो कि लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपनी पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों डिवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में जाकर खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने पासबुक को देखते हुए वो सोचने लगी कि वो ये क्या करने जा रही है। उसे पुरानी बातें याद हो आई, अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डिवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर भी पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाह रहा था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी, तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है, कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगाकर दोनों एक दूसरे को कस के हग किया और खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब से वो दोनों आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, कभी एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहेंगे और हमेशा एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखेंगे। उसके बाद उन दोनों ने आपस में कभी लड़ाई नहीं की और प्यार से रहने लगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई है। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं, तो समय रहते उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे और यकीन मानिए आपके रिश्ते में और गहराई आ जाएगी। इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है एक दूजे के वास्ते। दिल को छूने वाली प्रेम कहानी। प्यार में बहुत जटिलताएं होती हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर होती हैं। एक स्कूल में टीचर ने अपने छात्रों को एक कहानी सुनाई और बोली, एक समय की बात है कि एक छोटा जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस पर पति पत्नी का एक जोड़ा सफ़र कर रहा था। उन्होंने देखा कि जहाज पर एक लाइफ बोट है
जिसमें एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, जिसे देखते ही वो आदमी अपनी पत्नी को धक्का देते हुए खुद कूद कर उस लाइफ बोट पर बैठ गया। उसकी पत्नी जोर से चिल्लाकर कुछ बोली। ये बोलते ही टीचर चुप हो गई। टीचर ने बच्चों से पूछा कि तुम अनुमान लगाओ वो चिल्लाकर अपने पति से क्या बोली होगी। बहुत से बच्चों ने लगभग एक साथ बोला कि उसने अपने पति से कहा होगा कि तुम बेवफा हो, मैं अंधी थी जो तुमसे प्यार किया, मैं आज से अभी से तुमसे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, जाओ खूब जियो, मैं मरूं या कुछ भी करूं उससे तुम्हें क्या, तुमने अपने लिए लाइफ बोट चुन लिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। हाय मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो तुम पे विश्वास किया, तुम तो मेरे विश्वास के लायक ही नहीं हो, हे भगवान। तभी टीचर ने देखा कि एक बच्चा चुप बैठा है और कुछ नहीं बोल रहा। उसने उसे बुलाया और कहा, बताओ, तुम बताओ उस महिला ने क्या कहा होगा। तो वो बच्चा बोला, मैम मुझे लगता है कि उस महिला ने चिल्लाकर ये कहा होगा कि अपने बच्चे का ख्याल रखना, हमारे बच्चे का ख्याल रखना, मेरी कमी उसे कभी भी महसूस मत होने देना और अच्छे से उसका ध्यान रखना। टीचर को आश्चर्य हुआ और बोली, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? उस बच्चे ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी माँ ने मरने से पहले मेरे पिता को यही कहा था। तब टीचर बोलती है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। फिर वो जहाज डूब गया और वो आदमी अपने घर गया और अकेले ही अपनी मासूम बेटी का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। बहुत वर्षों के बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो लड़की को घर के सामान में अपने पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि जब वो जहाज पर जाने वाले थे तब ही उन्हें ये पता लग गया था कि उनकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उससे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी उसको बचाने के लिए उसे लेकर जहाज से इस उम्मीद से कहीं जा रहे थे कि कहीं उसका इलाज हो सके और उसकी ज़िंदगी बच जाए ताकि वो अपनी बेटी का देखभाल कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से दुर्घटना हो गई। वो भी उसके साथ समुद्र की गहराइयों में डूब जाना चाहता था, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुखी हृदय से अपनी पत्नी को समुद्र में डूब जाने को अकेला छोड़ दिया। कहानी खत्म हो गई। पूरी क्लास मौन थी। टीचर समझ चुकी थी कि छात्रों को कहानी का मोरल समझ में आ चुका है। अलग से कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों हैं, लेकिन उसके पीछे दोनों में बहुत जटिलताएं भी हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है और उन्हें समझना कठिन होता है। इसलिए दोस्तों, हमें जो सामने दिख रहा है उस पर सतही तौर से देखकर अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। जब तक हम पूरी बात समझ न ले, हमें किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पवित्र रिश्ता। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ़ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज़ से ग्रसित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर
जब वह घर वापस लौट रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की ज़िंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और लड़की अपने चर्म रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गंवा दी। वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी, लेकिन उसका पति अंधा था, इसलिए दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी अच्छे तरीके से चल रही थी। वह पूरी तरह से बदसूरत हो गई थी, लेकिन अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह उसे उसी तरह प्यार करता रहा। एक दिन उस लड़की की मौत हो गई। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था, कहीं दूर। उसने अंतिम संस्कार की सारी क्रियाविधि पूर्ण की और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के कैसे अकेले चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। अब तुम अपना गुजारा कैसे कर पाओगे? बिना पत्नी के एक अंधा इंसान कैसे जी सकता है? कौन बनेगा उसका सहारा? कौन करेंगे उसके काम? पति ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ, तो यह उसके रोग से ज़्यादा उसे दर्द देता। इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत अच्छी पत्नी थी। मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। सीख: खुश रहने के लिए हमें भी एक दूसरे की कमियों के प्रति आंखें बंद कर लेनी चाहिए और उन कमियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तभी हम आपस में एक खुशहाल ज़िंदगी बिता पाएंगे। अगर पति पत्नी एक दूसरे की कमियों को देखते हुए एक दूसरे को दुत्कारते रहेंगे, तो ना पति खुश रह पाएगा ना पत्नी। यह बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड्स? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है पति पत्नी का रिश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कॉलोनी में एक पार्टी का आयोजन हुआ, जिसमें कॉलोनी के सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया। शाम का समय था। सभी लोग अपने ऑफिस से आने के बाद तैयार होकर सीधे पार्टी में पहुंचे। उसके बाद वहां प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें सभी इकट्ठे होकर एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। सभी एक दूसरे से मिले, शाम का खाना भी वहां खाया। फिर एक बुजुर्ग व्यक्ति पार्टी में आए और उन्होंने कहा कि आज हमने ये पार्टी रखी है। ये एक विशेष पार्टी है। आज हम कुछ नया करने वाले हैं। सारा दिन ऐसे ही ऑफिस के चक्कर में लगा लगा के निकल जाता है। चलिए आज हम सब मिलकर आपस में एक गेम खेलते हैं। लेट्स हैव फन, बिगिन। बुजुर्ग व्यक्ति ने एक व्हाइट बोर्ड मंगाया और पार्टी में से एक महिला को चुना। अब उस महिला से कहा कि इस बोर्ड पर 20 नाम ऐसे लिखो जिनसे तुमको प्यार है, जो तुम्हारे अपने हैं। उस महिला ने अपने माता पिता, पति, बच्चा, सगे संबंधियों और पड़ोसियों के नाम लिख दिए बोर्ड पर। साथ ही अपने कुछ दोस्तों के नाम भी मेंशन कर दिए। अब वो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, चलो अब इनमें से 6 नाम मिटा दो जो तुम्हें कम पसंद है और जिनके बिना तुम आसानी से रह सकती हो। महिला थोड़ी सकुचाई, लेकिन फिर जब बुजुर्ग ने जोर दिया तो लड़की ने अपने पड़ोसियों के नाम मिटा दिए।
सारे लोग बड़े ही गौर से ये सब देख रहे थे। अब बुजुर्ग ने महिला से कहा कि चलो इसमें से 10 नाम और मिटा दो जिनको तुम कम प्यार करती हो। फिर महिला ने कुछ सोच समझकर अपने सगे संबंधियों के नाम एक एक करके मिटा दिए। अब बोर्ड पर केवल 4 नाम बचे हुए थे, माँ, पिता, पति और बच्चा। सारे लोग दिल थाम के बैठे हुए थे कि सहसा ही बुजुर्ग ने फिर विनती की, बेटी इनमें से 2 नाम और मिटा दो। अब वो महिला बड़ी ही दुविधा में फंस गई। गेम तो वो महिला खेल रही थी, लेकिन वहाँ उपस्थित सभी लोगों की सांस मानो अटकी हुई थी। बहुत जोर देने पर महिला ने रोते हुए अपने माँ बाप का नाम बोर्ड से मिटा दिया। बोर्ड पर अब केवल 2 ही नाम बचे थे, पति और बच्चा। अब बुजुर्ग ने फिर कहा, शाबाश बेटी, चलो अब इनमें से 1 नाम और मिटा दो। वो महिला बड़े ही असमंजस में फंस गई, लेकिन फिर बुजुर्ग ने हौसला दिया कि यह सिर्फ एक गेम। महिला आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चे का नाम मिटा दिया। अब बोर्ड पर केवल उसके पति का नाम था। अब बुजुर्ग ने उस महिला को वापस अपनी सीट पर बैठने को बोल दिया और अब वहाँ बैठे सभी लोगों से बुजुर्ग ने सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ कि केवल पति का नाम ही इस बोर्ड पर रह गया, लेकिन किसी से जवाब नहीं दिया गया। बुजुर्ग ने वापस उस महिला को बुलाया और पूछा कि आपने अपने पति का ही नाम बोर्ड पर क्यों छोड़ा? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपने उनका भी नाम मिटा दिया और जिस बच्चे को आपने अपनी कोख से जन्म दिया है उसका भी नाम मिटा दिया। ऐसा क्यों? कृपया इसे एक्सप्लेन करें। महिला बोली, सर मैं अपने माता पिता से भी प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और वो जल्द ही मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपने बेटे से भी प्यार करती हूँ, लेकिन न जाने बड़े होकर वो मेरा साथ देगा या नहीं। लेकिन मेरे पति जब तक मेरे साथ हैं तब तक मेरे प्राणों में प्राण हैं। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ और वो मेरा आधा शरीर बनकर मेरा साथ देंगे और जीवन भर मेरा हर सुख दुख में साथ देंगे। इसलिए मुझे मेरे पति सबसे अधिक प्रिय हैं। महिला की बात सुनकर सारा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। सभी लोग उस महिला के विचारों की प्रशंसा कर रहे थे। तब बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ये तो हमने आज गेम खेला है, चलिए गेम की मस्ती अपनी जगह। पति और पत्नी एक दूसरे का आधा शरीर होते हैं और एक दूसरे के बिना जीवन बहुत दुष्कर है। इसलिए सभी पति पत्नियों को चाहिए कि एक दूसरे के प्रेम की इज्जत करें और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाएं। तभी विवाह का असली अर्थ सार्थक होगा। मित्रों, आपको हमारा ये लेख पसंद आया हो तो अपने कीमती विचार हम तक पहुंचाना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है, वहां जाइए और अपने कीमती विचार लिखकर हमें भेजिए। इसी के साथ हमारा आज की ये स्टोरी ख़त्म होती है। हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू। दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाली, दिल को झकझोर देने वाली ऐसी कहानी से रूबरू करा रहे हैं जिसको पढ़कर आपके आँखों से आंसू जरूर छलक आएंगे। दोस्तों, हम आपको एक बात बता दें कि प्यार जहाँ होता है, जिससे होता है उससे हो ही जाता है। यह प्यार जाति, धर्म, गली मोहल्ला कुछ नहीं देखता, न धर्म देखता है, न ही कोई नियम कानून इस पर लागू होते हैं। प्यार तो बस हो जाता है। दोस्तों, तो आज हम कुछ ऐसे ही प्यार की एक दास्तान के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक गांव में अभिषेक नाम का एक लड़का रहता था जो अपने ही गांव की एक लड़की से बेहद प्यार करता था, जिसका नाम था राधिका। राधिका और अभिषेक एक ही जाति के थे और दोनों का घर बिल्कुल आमने सामने बना हुआ था। यह दोनों एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल पागल हो गए थे। दोस्तों, यह हाल हो गया था कि जब तक यह दोनों एक दूसरे की आवाज़ न सुन ले तब तक खाना तक भी नहीं खाते थे। ये दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करते थे कि जब तक एक दूसरे की झलक न दिखे इन्हें चैन ही नहीं आता था। दोस्तों,
अभिषेक और राधिका का प्यार तो बहुत ज़्यादा करते थे एक दूसरे से, लेकिन इनको समाज से बहुत डर भी लगता था। सोचते थे अगर हमारे परिवारजन को मालूम पड़ गया तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही छुप छुप कर, नज़रें बचा कर सबसे एक दूसरे से बात किया करते थे। किसी परिवार के सदस्य को इसकी जरा भी भनक तक नहीं लगने देते थे। दोनों इस तरह से चुपचाप आपस में बात कर लिया करते थे। बात किए बिना इनकी एक पल भी नहीं बनती थी। अगर राधिका के घर में सब लोग होते थे तो वह अपने पापा के स्क्रीन टच बड़े मोबाइल से व्हाट्सएप पर बात करती थी। यानी बात तो करनी ही थी, चाहे कैसे भी हो। कुछ दिनों के बाद राधिका के पापा गांव छोड़कर नौकरी करने के लिए शहर चले गए, जिसके कारण राधिका को भी जाना पड़ा। अब तो अभिषेक का बुरा हाल हो गया और राधिका भी अपने प्यार के लिए बहुत तड़पती थी। राधिका के पापा जहाँ किराए के मकान में रह रहे थे, उसी मकान में एक कमरे में एक लड़की अकेले रहती थी, जिसका नाम था पलक। राधिका उसी शहर के उसी मकान के पास ही एक स्कूल में टीचर का काम करने लगी और पढ़ाने लगी। लेकिन उसका मन पढ़ाने में कम लगता था, अभिषेक के पास ज़्यादा रहता था। जब दोनों लोग बुरी तरह से तड़पने लगे तब राधिका ने उसी मकान में रह रही लड़की पलक से दोस्ती कर ली और अपने प्यार की सारी कहानी को रो रो कर बता दिया। तब उस लड़की ने कहा कि राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। और बोली कि राधिका सुनो, तुम रात में मेरे कमरे में ही आराम करने के बहाने आ जाया करो, इससे तुम्हें वक्त मिलेगा और तुम बात भी कर पाओगी और तुम्हें थोड़ी तसल्ली मिलती रहेगी। इसलिए रात को मेरे कमरे में ही आराम किया करो और मेरे मोबाइल से अपने अभिषेक से वीडियो कॉल पर आमने सामने बात किया करो, जिससे तुम दोनों का मन एक दूसरे को देखकर शांत हो सके। यह बात सुनकर राधिका बोली, मेरी माँ तुम्हारे कमरे में मुझे सोने नहीं देगी। तब पलक ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ से बोल दूंगी कि राधिका को मेरे कमरे में मेरे साथ सोने दो, क्योंकि अगर हम दोनों साथ साथ होंगे तो रात में कुछ देर तक पढ़ने में हमारा अच्छा मन लगेगा। जब उस लड़की ने राधिका की माँ से ऐसा बोल दिया तो राधिका की माँ ने उसे कमरे में सोने के लिए हाँ कह दी। अब राधिका रात में पलक के कमरे में सोने लगी। अब तो राधिका और अभिषेक मोबाइल पर पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पे बात करते रहते थे। वह अभिषेक से कहती रहती, अभिषेक, मैं रहती तो यहाँ पर हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिन बीत जाने के बाद राधिका के पापा राधिका की शादी के लिए लड़का ढूंढने लगे। राधिका की मजबूरी थी, वह कुछ भी नहीं कह सकती थी। जब राधिका की शादी पक्की हो गई तब उसने अभिषेक को यह बात बताई। जब अभिषेक को यह मालूम पड़ा तो वह बुरी तरह से चीख चीख कर रोने लगा। राधिका, राधिका, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब राधिका ने अभिषेक को समझाया, अभिषेक, मेरी शादी तो हो जाएगी लेकिन मेरा प्यार अमर है, मैं तो तुम्हारी ही रहूंगी, उसका तो केवल नाम ही होगा। जब राधिका की शादी होने लगी तब अभिषेक ने राधिका के लिए एक गिफ्ट भेजा। राधिका ने जैसे ही गिफ्ट को खोला तो वह दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगी। क्या आप जानते हैं वह क्यों रोने लगी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ अभिषेक का दिल था और उसके साथ एक प्रेम पत्र था। उस प्रेम पत्र में अभिषेक ने लिखा था कि मेरी प्यारी राधिका, तुम अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ आई थी, इसलिए इसे वापस ले सको, नहीं तो यह यहाँ अकेला तड़पता रहेगा। और यह तोहफे ने उसे रुला दिया। राधिका उस खून से लथपथ दिल को अपने दिल से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी कि अभिषेक, तुमने यह क्या कर दिया। तब उसने अपने अभिषेक की बहुत याद आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, अगर प्यार देना तो दोनों प्यार करने वालों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग ना होने देना। ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है उलझन, एक सैड लव स्टोरी। यह कहानी उस समय की है जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया था। आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मेरे साथ मेरा दोस्त भी कॉलेज जा रहा था। हम दोनों एक साथ कॉलेज के लिए निकल दिए। हम रास्ते में अपने स्कूल की बातें कर रहे थे, क्योंकि मेरा वो दोस्त स्कूल में भी मेरे साथ ही पढ़ता था। तो स्कूल के दिन भी क्या दिन होते हैं। हम दोनों दोस्त उन्हीं दिनों को याद करते हुए कॉलेज की ओर बढ़े चले जा रहे थे। फिर हम कॉलेज पहुंचे और जब हम कॉलेज पहुंचकर क्लास की ओर बढ़े तो मेरे क्लास में एक लड़की दिखी। वह लड़की इतनी खूबसूरत और हसीन थी। मेरी नजर उस लड़की के चेहरे से हट ही नहीं रही थी, मानो मैंने कोई परी देख ली हो। मेरे दोस्त ने मुझे कब सीट पर लेकर बैठा दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा क्लास शुरू हो गया, पर मेरी नजर बार बार उस लड़की की ओर जा रही थी। मैं जाग कर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। घर आने के बाद मेरे दोस्त ने मुझे काफी कुछ कहा। वह मुझसे कह रहा था कि तुम पढ़ाई पर ध्यान रखो, पढ़ाई ही सब कुछ है। मेरा दोस्त पढ़ाई को बहुत ही पसंद किया करता था। वह किसी भी प्रेम में नहीं पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से मेरा कॉलेज का पहला दिन था। अब मुझे कॉलेज जाते हुए करीब 1 महीना हो गया था। आज मेरी बात उस लड़की से हो ही गई। आज हम एक टीचर के बारे में बातें कर रहे थे। हमारे कॉलेज में एक ऐसे टीचर थे जो कि क्लास को कम पढ़ाते और ज्यादा खुद के बारे में बताते थे। हम अपने टीचर के बारे में बातें करते ही जा रहे थे। करीब हम 10-15 मिनट तक अपने टीचर के बारे में बातें करके हंसते रहे। फिर हमारे क्लास में एक दूसरे टीचर आ गए तो हम बिल्कुल ही शांत हो गए। हमारे यह टीचर हमें पढ़ा रहे थे, पर मैं बस उस लड़की के बारे में ही सोचते जा रहा था, क्योंकि आज उसने मुझसे बात की थी। मुझे उस लड़की का नशा सा हो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे उस दिन काफी कुछ बोला। वह मुझे बार बार कह रहा था पढ़ाई कर ले, पढ़ाई ही सब कुछ है, बाद में रोएगा। पर मुझे तो बस वह लड़की ही नजर आ रही थी। अब मैं उस लड़की से किसी न किसी बहाने बातें किया करता था। अब करीब 2 हफ्ते मुझे उस लड़की से बातें करते हुए गुजर गए थे। मैं उस लड़की को कोई उपहार देना चाहता था, पर मैं कैसे और कौन सा उपहार दूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैंने अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर कॉलेज गया। एक मैं खुद ही निकाल कर खा रहा था और तभी उस लड़की ने मुझे देख लिया। मैंने उससे पूछा तुम्हें चॉकलेट चाहिए? उसने कुछ भी नहीं कहा। मैंने दूसरी चॉकलेट उसकी ओर बढ़ा दी। उसने ले भी लिया। अब मुझे जितनी खुशी हो रही थी उतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं कोई जंग जीत लिया हूँ। अब रोज उस लड़की के लिए मैं कुछ न कुछ उपहार ले जाया करता था। मैंने अपने लिए पैसे खर्च करना बंद कर दिया था। साथ ही कभी कभी मैं उसके लिए कर्ज लेकर भी उपहार ले जाया करता था। हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। मैंने अब सोच लिया था कि मुझे इस लड़की को बता देना चाहिए कि मैं इससे कितना प्रेम करता हूँ, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। देखते ही देखते पहले साल की अंतिम परीक्षा भी सामने आकर खड़ी हो गई। अब भी वह मेरे साथ ही थी। हम दोनों साथ ही पढ़ाई किया करते थे। मुझे लग रहा था कि वो लड़की भी शायद मुझसे ही प्रेम करती है, तो मुझे किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर उसके अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरी नजरें बार बार उसे ढूंढ रही थी, पर वो वहाँ नहीं थी। हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिससे मैं प्यार करता था। मुझे लगा शायद आज वो नहीं आई, कल आएगी। कल आए, कल भी न आई। फिर मुझे लगा शायद कल आए। वो इस तरह से 2 हफ्ते बीत गए। मैंने उसके बारे में जब कुछ दोस्तों से पूछा तो मुझे पता चला कि उसने यह कॉलेज छोड़ दिया। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि मेरे दोस्त मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं, पर यह बिल्कुल ही सत्य था। मुझे यह सत्य 1 महीने बाद मेरे टीचर से पता चला। अब मैं आप लोगों से क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ उस लड़की को ढूंढूं, आखिर कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालूं। मुझे कोई क्लू नहीं मिल रहा था।
मेरे स्कूल के दोस्त ने मुझसे फिर कहा, दोस्त, मैंने तुम्हें पहले ही प्रेम करने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। जो भी प्यार करता है ना, उसके साथ ऐसा ही कुछ होता है, समझे? अब तुम संभल जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे? उसकी बातों को मैंने गांठ बांध ली और उस दिन के बाद से मैंने कभी किसी दूसरी लड़की से प्यार नहीं किया और सिर्फ पढ़ाई करके मैंने एक अच्छे पोस्ट पे जॉब हासिल की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक। आई होप आप सभी को ये सारी कहानियाँ बहुत पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें, वीडियो को खूब सारा प्यार दें, चैनल को लाइक करें और हाँ, फॉलो बटन दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे आज फिर एक नई कहानी के साथ। तो हमारी आज की स्टोरी का टाइटल है प्यार की परिभाषा। दोस्तों, आजकल प्यार होना, फिर शादी होना और कुछ ही समय में डिवोर्स होना इतनी आम बात हो गई है कि ज़्यादातर लोग ऐसी घटनाओं को अब ज़्यादा अहमियत ही नहीं देते। उनकी तरफ से कभी कभी बेवजह ही हो रहे अलगाव को रोकने के लिए भी कोई प्रयास ही नहीं किया जाता। तो आज की हमारी ये जो कहानी है, ऐसे ही हो रहे एक अलगाव की कहानी है, जिसे खुद एक पत्नी अपने शब्दों में बता रही है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, तब हम जान पाते हैं कि पत्नी जो है उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसका नज़रिया जो है वो थोड़ा अलग क्यों है। तो पत्नी का जो नज़रिया है वो कितना अलग है अपने पति के विचारों से, और कहानी का अंत हमारी आंखें भिगोने में सफल होता है। हमें ये रीज़न समझ में आ जाता है कि आजकल हो रहे ये डिवोर्सेस का मेन रीज़न क्या है। जब उनमें प्यार था ही तो फिर ये डिवोर्स हुआ क्यों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहानी पत्नी की जुबानी। बिना आप लोगों को ज़्यादा पकाए हुए मैं कहानी स्टार्ट कर रही हूँ। ये कहानी वाइफ के बिहाफ से कही गई है। मेरे पति पेशे से एक इंजीनियर हैं। मैं उनसे उनके स्थिर और शांत स्वभाव के लिए प्यार करती थी, और जब मैं उनके चौड़े कंधों पर अपना सिर झुकाकर रखती थी तो मुझे गर्मजोशी और अजीब सा सुकून का एहसास होता था। 3 साल प्रेमालाप और अब शादी के 2 साल बीतने के बाद मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं इससे थक गई हूँ। मेरे पहले उसे प्यार करने के जो भी कारण थे, अब वही मेरी सारी बेचैनी का कारण बन गए हैं। मैं एक भावुक महिला हूँ, और जब रिश्ते और मेरी भावनाओं की बात आती है तो मैं बेहद संवेदनशील हूँ। मैं रोमांटिक पलों के लिए उसी तरह तरसती हूँ जैसे कैंडी के लिए तरस रही एक छोटी सी बच्ची। मेरे पति मेरे बिल्कुल विपरीत हैं। उनमें संवेदनशीलता की कमी और हमारी शादी में रोमांटिक पलों को लाने में उनकी असमर्थता ने मुझे प्यार के विषय में निराश कर दिया है। एक दिन मैंने आखिरकार उसे अपने मन की बात बताने का फैसला किया कि मुझे तलाक चाहिए, और मैंने हिम्मत करके उसे बताया। आखिर क्यों? चौंकते हुए उसने पूछा। मैं थक गई हूँ। दुनिया में हर चीज़ का कोई कारण नहीं होता है, मैंने कहा। वह पूरी रात चुप रहा, हर समय हाथ में एक जलती हुई सिगरेट लिए गहरे विचारों में डूबा रहा। इससे मेरी निराशा की भावना और बढ़ती गई, क्योंकि मैं ऐसे आदमी को देख रही थी जो अपनी दुर्दशा को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा था। भला मैं उससे और क्या उम्मीद कर सकती थी। और अंत में उसने मुझसे पूछ लिया, मैं तुम्हारा मन बदलने के लिए क्या कर सकती। किसी ने सच ही कहा है कि किसी के व्यक्तित्व को बदलना मुश्किल है। मुझे लगता है मेरा उस पर से विश्वास उठना अब शुरू हो चुका है। मैं अब उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे कभी भी स्पेशल फील करवाएगा। मैं क्या करूं?
उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए मैंने धीरे से उत्तर दिया, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारा जवाब मेरे दिल को मना सके तो मैं अपना विचार बदल दूंगी। अच्छा, मान लो मुझे एक पहाड़ की चट्टान पर खिला एक फूल चाहिए और हम दोनों को ये पता हो कि उस फूल को तोड़ने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे? उसने कहा, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगा। उसकी प्रतिक्रिया सुनकर ही मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैं अगली सुबह उठी तो पाया कि वह चला गया था और सामने के दरवाजे के पास खाने की मेज पर दूध के गिलास के नीचे उसकी खुरदरी लिखावट के साथ कागज़ का एक टुकड़ा पड़ा था, जो पढ़े जाने पर यह बयां करता था, प्रिय, मैं तुम्हारे लिए वह फूल नहीं तोड़ूंगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसके पीछे का कारण ज़रूर बताना चाहूँगा। यह पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे दिल के हज़ारों टुकड़े हो गए। फिर भी मैंने पढ़ना जारी रखा। जब तुम कंप्यूटर का इस्तेमाल करती हो तो तुम हमेशा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को गड़बड़ कर देती हो। अंत में तुम स्क्रीन के सामने बैठकर रोती हो। मुझे अपनी उंगलियों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रोग्राम को पुनर्स्थापित करके तुम्हारे कीमती आंसू बहने से रोक सकूं। तुम हमेशा घर की चाबियां गुमा देती हो, इसलिए मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए अपने पैरों को जिंदा रखना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा तोड़कर तुम्हें घर के अंदर ले जा सकूं। तुम यात्रा करना पसंद करती हो, लेकिन हमेशा एक नई जगह में अपना रास्ता भूल जाती हो। मुझे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपनी आँखों को जिंदा रखना पड़ेगा। तुम हमेशा ऐंठन होती है जब भी तुम्हारे पीरियड हर महीने आते हैं। मुझे अपनी हथेलियों को जिंदा रखना होगा ताकि तुम्हारे पेट की ऐंठन को शांत कर सकूं। मुझे पता है तुम अंतर्मुखी व्यक्ति हो। तुम्हारी बोरियत को दूर करने के लिए मुझे तुम्हें चुटकुले और कहानियां सुनाने के लिए अपने मुंह को जिंदा रखना है। तुम हमेशा कंप्यूटर और टीवी देखती हो और इससे तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं है। मुझे डर है कि तुम्हें जल्द ही चश्मा लग जाएगा, इसलिए मुझे पता है कि तुम्हारी आंखों का भविष्य अच्छा नहीं होगा, इसलिए मुझे अपनी आंखों को बचाना होगा ताकि जब हम बूढ़े हो जाएं तो मैं तुम्हारी आंखें बन सकूं, तुम्हारे सिर से सफ़ेद हो रहे बालों को चुन सकूं, तुम्हारे नाखूनों को बिना तुम्हें चोट पहुंचाए काट सकूं। मैं भी समुद्र तट पर टहलते हुए तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहता हूँ। जैसे तुम धूप और सुंदर रेत का आनंद लेती हो और खुशी से गाने गुनगुनाती हो, उसे मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे कान जिंदा रहना चाहिए ना। जब तुम नहा के निकलती हो तो तुम्हारी भीनी भीनी खुशबू को महसूस करने के लिए मेरे नाक को जीवित होना चाहिए। इसलिए मेरी प्रिय, जब तक मुझे यकीन नहीं होता कि कोई है जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करता है, मैं तब तक उस फूल को नहीं तोड़ूंगा। और जिस दिन ऐसा कोई आया जो तुम्हें इससे अधिक प्यार करे, तो मैं खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लूँगा। ये पढ़ते ही मेरे आंसू पत्र पर गिरे और उसकी लिखावट की स्याही धुंधली हो गई। मैंने उसे पढ़ना जारी रखा। अब जब तुमने मेरा उत्तर पूरा पढ़ लिया है, अगर तुम संतुष्ट हो, अगर मैंने तुम्हारे दिल को मना लिया हो, तो कृपया सामने का दरवाज़ा खोल दो, क्योंकि मैं बाहर खड़ा हूँ तुम्हारी पसंदीदा ब्रेड और ताज़ा दूध के साथ। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी और उसके चिंतित चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और चूम लिया और उसकी बाहों में समा गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि कोई भी मुझसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना वो कर। और फिर मैंने फूल नहीं तोड़ने का फैसला किया। दोस्तों, यही जीवन है और यही प्रेम है। जब कोई प्यार से घिरा होता है तो उत्तेजना की भावना दूर हो जाती है और वह उस
सच्चे प्यार को नज़रअंदाज कर देता है जो शांति और निरस्ता के बीच में होता है। प्यार सभी रूपों में प्रकट होता है, यहाँ तक कि बहुत छोटे और सूक्ष्म रूपों में भी। इसका कभी एक मॉडल नहीं रहा। यह सबसे नीरस और उबाऊ रूप में भी हो सकता है। फूल और रोमांस प्यार का हिस्सा हो सकते हैं, पर प्यार नहीं। तो दोस्तों, आपको ये प्यार भरी पति पत्नी की कहानी कैसी लगी? इस छोटी सी कहानी ने आपके दिल को छुआ या नहीं? प्लीज़ लाइक करें और हमारे वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, अपने प्यारे कमेंट्स करना न भूलें। हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सास और बहू। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। हाल में ही नैना का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उसे पता चला कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नैना की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नैना आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। कई महीने बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार नहीं बदल पाया। सासू माँ पुराने ख्यालात की ही रही हमेशा और ये आधुनिक विचारों वाली लड़की। समय के साथ साथ नैना और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपने सास से झगड़ा किया तो उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली। तब नैना गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नैना के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा उसे कुछ जहर दे दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर कभी वापस नहीं जाएगी। नैना के पिता को यह सब जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी से कहा अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है बेटी। लेकिन नैना कुछ भी सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके बाद उसके पिता अंदर गए और अंदर से एक पाउडर लेकर आए और कहा हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वह मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से बल्कि अभी से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम उनसे गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नैना सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया था और बड़े ही प्यार के साथ अपनी सासू माँ से बात करना शुरू कर दिया था। वो उनसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती थी और बहुत ही प्रेम के साथ दिन बिताने लगी। समय बीतने के साथ साथ नैना की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नैना अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लग गई थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नैना खाने में पाउडर मिक्स करती रही, लेकिन अब घर का वातावरण बदल चुका था। कोई झगड़े नहीं होते थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते रहते थे। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ बेटी का रिश्ता हो। अब नैना को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसकी सास
जल्द ही मर सकती है या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीले पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह है और मैं उससे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नेहा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अवसर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सास हो तो ऐसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। तो इसी के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी आज की स्टोरी है। बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिला खिलाकर मारोगी क्या मुझे? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना ही दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और फिर वापस से अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ, तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी। उनके पति भी घर पर ही थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और
सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी ये तो। उसके पति को भी गुस्सा आ गया, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा था। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला। क्यों? तुमने नमक ठीक से क्यों नहीं डाला? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति ने गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक भी शब्द कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, ना सुबह से नाश्ता किया, ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के कामों में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उनके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया।
फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो क्या इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, न सामने से न पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ? याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत? सास ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी को भूखे छोड़कर घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने भी जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फर्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो? मैं खुद ले लूँगी। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी। ये बोलकर दोनों खूब हंसने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।